सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश छिंपा आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा टॉपिक गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर। तो चलिए गुप्त साम्राज्य शुरू कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य को हिंदू धर्म का या हिंदुओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इस गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य का राजकीय चिन्ह यानी गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह गरुड़ था और गरुड़ वाहन होता है विष्णु का। तो गुप्त राजा वैष्णव धर्म के उपासक थे। गुप्त राजा वैष्णव धर्म के उपासक थे। गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह गरुड़ था और गरुड़ वाहन होता है विष्णु का। तो गुप्त राजा वैष्णव धर्म के उपासक थे। प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों श्रीगुप्त। सबसे पहले श्री करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले श्री करेंगे, शुरू करेंगे और शुरू करने के बाद प्रथम आता है। सबसे पहले श्री करेंगे, शुरू करेंगे और शुरू करने के बाद प्रथम आता है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले शुरू करेंगे, श्री करेंगे, शुरू करेंगे तो श्रीगुप्त और शुरू करने के बाद प्रथम आता है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। और प्रथम के बाद द्वितीय आता है। प्रथम के बाद द्वितीय आता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सबसे पहले श्री करेंगे, शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद प्रथम आता है, प्रथम के बाद द्वितीय आता है। लेकिन जब प्रथम से द्वितीय के पास जाएंगे, प्रथम से द्वितीय के पास जाएंगे तो बीच में 40 सालों का समुंदर पार करना पड़ेगा, यानी समुंदरगुप्त। समुंदरगुप्त शासक आ जाएगा दोनों के बीच में। तो सबसे पहले श्री करेंगे, शुरू करेंगे, यानी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद प्रथम आता है, शुरू होने के बाद प्रथम आता है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। और प्रथम के बाद द्वितीय आता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन जब प्रथम से द्वितीय के पास जाएंगे तो बीच में 40 सालों का समुंदर पार करके जाना पड़ेगा, यानी समुंदरगुप्त। 40 सालों तक शासन करने वाला राजा समुंदरगुप्त। और जब इतना लंबा चौड़ा 40 सालों का समुंदर पार करके जाएंगे तो गिर जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, कुमार रह जाएंगे, कुमारगुप्त। तो राजा कौन सा आया? कुमारगुप्त। और जब राजा आया कुमारगुप्त, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा उसी के कंधों पर सबसे ज्यादा भार होगा। कंधों पर यानी स्कंदगुप्त, कंधों पर भार होगा, यानी भानुगुप्त। इन्हीं के कंधों पर सबसे ज्यादा भार होगा, तो भानुगुप्त। और जब सबसे छोटे के कंधे पर इतना भार आया तो इनके देवता ने आकर के संभाल लिया, और इनका देवता था विष्णु। तो अंतिम राजा पढ़ेंगे विष्णुगुप्त। अंतिम राजा विष्णुगुप्त पढ़ेंगे। सबसे पहले श्री करेंगे, श्रीगुप्त आएगा, श्री करेंगे, शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद प्रथम आता है, प्रथम के बाद द्वितीय आता है। लेकिन प्रथम से द्वितीय के पास जाएंगे तो बीच में 40 सालों का समुंदर पार करके जाना पड़ेगा, समुंदरगुप्त आएगा। और जब इतना लंबा चौड़ा 40 सालों का समुंदर पार करेंगे तो गिर जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, कुमार रह जाएंगे, कुमारगुप्त। और जो सबसे छोटा होगा उसी के कंधों पर सबसे ज्यादा भार होगा, कंधों पर यानी स्कंदगुप्त भार होगा, भानुगुप्त। और जब सबसे छोटे के कंधे पर भार आया तो इन्हीं के देवता विष्णु ने आकर के संभाल लिया। तो अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। ये थे गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक। हालांकि बीच में एक घटोत्कच और रामगुप्त भी आता है। मैंने वो राजा लिखे हैं जो मुख्य मुख्य हैं। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुंदरगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष कहा जाता है, प्रथम पुरुष कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है श्रीगुप्त को। और गुप्त साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी
अयोध्या थी। गुप्त साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी अयोध्या थी और गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 275 ईस्वी सन में हुई थी। 275 ईस्वी सन, हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, लगभग ये सही मान लिया जाता है कि 275 ईस्वी सन में श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी अयोध्या थी और इसी श्री गुप्त को उपाधि प्राप्त थी महाराजा की। श्री गुप्त को उपाधि प्राप्त थी महाराजा की, उपाधि प्राप्त थी से महाराजा की। सबसे पहले इनकी उपाधियां पढ़ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम को उपाधि प्राप्त थी मित्रों महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। श्री गुप्त को महाराजा, तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। समुंदर गुप्त अपने दरबार में कवियों और विद्वानों को शरण प्रदान करने वाला था और कवियों और विद्वानों को शरण प्रदान करने वाला था, तो इसे फिर कविराज की उपाधि दे देनी चाहिए। कविराज की उपाधि दे देनी चाहिए, तो इसे कविराज की उपाधि प्राप्त थी। कविराज की उपाधि प्राप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रमादित्य परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य और परम भागवत, विक्रमादित्य और परम भागवती उपाधियां प्राप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, परम भागवत, एक साथ पढ़ेंगे पूरा नाम। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य परम भागवत, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य परम भागवत, तो उपाधियां थी इसकी विक्रमादित्य और परम भागवत। कुमार गुप्त था तो सबसे छोटा, लेकिन उपाधि सबसे महान महेंद्रादित्य। उपाधि सबसे महान महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी। सर्वश्रेष्ठ उपाधि थी महेंद्रादित्य की और ये उपाधि प्राप्त थी कुमार गुप्त को। स्कंद गुप्त में पढ़ेंगे मित्रों जुण और हुण। जहां जुण होगा वहां हुण होगा, जहां हुण होगा वहां जुण होगा। भानुगुप्त में पढ़ेंगे मित्रों भानु जो होता है ये प्रायवाची होता है सूर्य का, और सूर्य में आग होती है, सूर्य में आग होती है, अग्नि होती है, और एरण में भी आग होती है, एरण में भी आग होती है, और महिला सती भी आग में होती है। तो भानुगुप्त के काल का पढ़ेंगे एक एरण अभिलेख जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलेगा। और गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा विष्णुगुप्त, गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। तो सबसे पहले श्री गुप्त आएगा। श्री गुप्त को उपाधि प्राप्त थी महाराजा की। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। समुंदर गुप्त को कविराज की उपाधि प्राप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य परम भागवत की उपाधि प्राप्त थी। कुमार गुप्त था तो सबसे छोटा, लेकिन उपाधि सबसे महान महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी। स्कंदगुप्त में पढ़ेंगे जुण और हुण। जहां जुण होगा वहां हुण होगा, जहां हुण होगा वहां जुण होगा। भानु प्रायवाची होता है सूर्य का, सूर्य में आग होती है, एरण में भी आग होती है, और महिला सती भी आग में होती है। विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राजा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को उपाधि प्राप्त थी महाराजा की, और इसी श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, प्रथम पुरुष कहा जाता है। और प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था? अयोध्या को। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 275 ईस्वी सन में हुई थी। दूसरा राजा आ जाता है मित्रों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसी चंद्रगुप्त प्रथम को उपाधि तो प्राप्त थी महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक तो था श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सर्वप्रथम गुप्त काल में सोने के सिक्के, गुप्त काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। याद रहे मित्रों कि सर्वप्रथम विश्व में
विश्व में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तब तो यूनानी शासक मिनेंडर ने चलाए थे। यूनानी शासक मिनेंडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, यूनानी सिक्के जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है। तो विश्व में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर ने। और यदि बात करें भारतीय लेवल की, इंडिया लेवल की, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण काल में चले थे, कनिष्क के द्वारा कुषाण काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चले। और क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे। और गुप्त काल में किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और यदि बात करें उधर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में एक शासक हुआ था बप्पा रावल, मेवाड़ रियासत का एक शासक था बप्पा रावल, उसने सिक्के चलाए थे सोने के सिक्के। तो विश्व में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर ने चलाए, भारत में कुषाण काल में, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे। और गुप्त काल में सोने के सिक्के चलाने वाला राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसी बंदे ने सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के। और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, सोने के सिक्के चलाने वाला राजा था। और अपने राज्याभिषेक के समय यानी 319 या 320, दोनों स्थान लिखे हुए आप मिल जाते हैं हमें गाइडों में, 319 या 320। तो 319-20 के समय राज्याभिषेक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम का। इसी समय बंदे ने एक संवत चला दिया था जिसे गुप्त संवत कहा जाता है, गुप्त संवत चलाया था। तो गुप्त संवत चलाने वाला राजा भी चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने पढ़ा कि महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी बंदे ने सर्वप्रथम गुप्त काल में सोने के सिक्के चलाए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले। अपने राज्याभिषेक के समय बंदे ने एक संवत चला दिया था जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा समुद्रगुप्त, जिसे लगभग एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं समुद्रगुप्त की ओर। तो समुद्रगुप्त अपने दरबार में कवियों और विद्वानों को शरण प्रदान करने वाला था, इसीलिए समुद्रगुप्त को हम लोगों ने एक उपाधि दे दी कविराज की। समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दे दी हम लोगों ने? कविराज की उपाधि दे दी समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त अपने दरबार में कवियों और विद्वानों को शरण प्रदान करने वाला था, इसलिए इसे कवि राज कहा जाता है, कविराज की उपाधि दे दी हमने। और जब समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे तो समुद्र की तरह से सोचेंगे, और समुद्र विशाल होता है, समुद्र विशाल होता है। विशाल साम्राज्य की स्थापना समुद्रगुप्त करेगा। गुप्त साम्राज्य में विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला राजा या साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कौन से राजा के काल में हुआ? तो साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था। अब समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे तो समुद्र की तरह से सोचेंगे, और समुद्र विशाल होता है, यानी विशाल साम्राज्य की स्थापना। और इतना विशाल था कि एक हाथ उत्तर में जाता और एक हाथ दक्षिण में जाता, एक हाथ उत्तर में जाता और एक हाथ दक्षिण में जाता है। जब उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, और 3 लिखेंगे तो 3 का पहाड़ा याद आ जाता है, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। अब 3 का पहाड़ा याद आ गया, 3, 6, 9, 12। तो उत्तरी भारत में सर्वप्रथम 3 राजाओं को हराया और फिर 9 राजाओं को हराया। उत्तरी भारत में पहले 3 राजाओं को हराया और फिर 9 राजाओं को हराया था। और इसी उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति परसबोधरण की नीति थी। उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति परसबोधरण की नीति थी, और परसबोधरण शब्द का अर्थ होता है शत्रु के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। शत्रु के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति
परसबोधन की नीति थी। और परसबोधन शब्द का अर्थ होता है शत्रु के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। उत्तरी भारत में पहले 3 राजाओं को हराया और फिर 9 राजाओं को हराया, और उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति परसबोधन की नीति थी। और फिर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार था, यानी फिर दक्षिण में गया और दक्षिण में इसने 12 राजाओं को हराया। दक्षिणी भारत में कितने राजाओं को? 12 राजाओं को दक्षिणी भारत में पराजित किया। और दक्षिणी भारत में अपनाई गई नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थी। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, दक्षिणी भारत में अपनाई गई नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, जबकि उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति परसबोधन की और दक्षिणी भारत में अपनाई गई नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थी। ग्रहण शब्द का अर्थ होता है शत्रु पर अधिकार करना, शत्रु पर अधिकार करना। मोक्ष का अर्थ होता है शत्रु को मुक्त करना, शत्रु को मुक्त कर देना। और अनुग्रह शत्रु का साम्राज्य वापस लौटा देना, शत्रु का साम्राज्य वापस लौटा देना और उसे अपने नियंत्रण में शासन करवाना, अपने नियंत्रण में शासन करवाना। तो उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति परसबोधन और दक्षिणी भारत में अपनाई गई नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थी। ग्रहण शब्द का अर्थ होता है शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष शत्रु को मुक्त कर देना और अनुग्रह शत्रु का साम्राज्य वापस लौटा देना और उसे अपने नियंत्रण में शासन करवाना। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे तो समुद्र की तरह से सोचेंगे, और समुद्र विशाल होता है तो विशाल साम्राज्य की स्थापना, और इतना विशाल था कि एक हाथ उत्तर में एक हाथ दक्षिण में जाता है। जब उत्तर में जाता है तो उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले 3 लिखना पड़ेगा। 3 लिखेंगे तो 3 का पहाड़ा याद आ जाएगा, 3 की टेबल याद आ जाएगी। 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो उत्तरी भारत में पहले 3 राजाओं को और फिर 9 राजाओं को हराया। दक्षिणी भारत में 12 राजाओं को हराया। उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति परसबोधन की नीति थी, जबकि दक्षिणी भारत में अपनाई गई नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थी। ग्रहण शब्द का अर्थ होता है शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष शत्रु को मुक्त कर देना और अनुग्रह शत्रु का साम्राज्य वापस लौटा देना और उसे अपने नियंत्रण में शासन करवाना। अब बीच में रह गया था मित्रों 6, कितने रह गए? 6। तो बंदे ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। समुद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई, लेकिन प्रसिद्ध मुद्राएं 2 हुई थी। एक तो अश्वमेघ यज्ञ की मुद्रा, अश्वमेघ यज्ञ की मुद्रा, और दूसरी वीणा वादिनी की मुद्रा। अश्वमेघ यज्ञ की मुद्रा और वीणा वादिनी की मुद्रा, यानी इसे अपने सिक्कों पर अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया और वीणा बजाते हुए दिखाया गया। आया हो क्वेश्चन है कि कौन से गुप्त राजा को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है और अश्वमेघ यज्ञ करते हुए भी दिखाया गया है। अब जब इतने राजाओं को हराएगा, कभी 3 राजाओं को, कभी 9 राजाओं को, कभी 12 राजाओं को, इतने राजाओं को, इतने युद्ध करेगा, इतने राजाओं को हराएगा, तो ऐसा लगता है जैसे 100 राजाओं को हराया। इसलिए इसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है और इसी की विजय व सफलता के आधार पर विजय व सफलता के आधार पर विंसेंट स्मिथ ने इसकी विजय व सफलताओं के आधार पर इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन, यह भी क्वेश्चन काफी बार पुट किया जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और इसी समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसने बोल दिया? तो विंसेंट स्मिथ ने बोला था। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन बोल दिया था।
तो समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, समुद्र की तरह से सोचेंगे और समुद्र विशाल होता है, समुद्र विशाल होता है, यानी विशाल साम्राज्य की स्थापना करेगा। इतना विशाल कि एक हाथ उत्तर में जाएगा, एक हाथ दक्षिण में जाएगा। साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक था, उत्तर में जाएगा। सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 की टेबल याद आएगी, 3, 6, 9, 12। तो उत्तरी भारत में पहले 3 राजाओं को हराएगा, फिर 9 राजाओं को हराएगा। और उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति परसबोधरण की नीति थी, जबकि दक्षिणी भारत में बंदे ने 12 राजाओं को हराया। और दक्षिणी भारत में अपनाई गई नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थी। ग्रहण शब्द का अर्थ होता है शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष का मतलब होता है शत्रु को मुक्त कर देना, और अनुग्रह का मतलब शत्रु के साम्राज्य को वापस लौटा देना और उसे अपने नियंत्रण में शासन करवाना। और बंदे ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई, लेकिन प्रसिद्ध मुद्राएं 2 थी, वीणा वादिनी की मुद्रा और अश्वमेघ यज्ञ की मुद्रा। इसे अपने सिक्कों पर अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया और वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। जब इतने राजाओं को पराजित किया, जब इतने युद्ध किए, तो ऐसा लगता है जैसे इसने 100 युद्ध जीत लिए हों, इसलिए इसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसकी विजय व सफलताओं के आधार पर विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन बोल दिया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसी समुद्र गुप्त को। और जब समुद्र गुप्त का इतना विशाल साम्राज्य था, इतना विशाल साम्राज्य था समुद्र गुप्त का, तो किसी को भी शरण दे देगा। इतना विशाल साम्राज्य था तो किसी को भी शरण दे देगा। इसने 2 बंदों को शरण दी थी, समुद्र गुप्त ने 2 बंदों को शरण दे दी थी। एक तो वसु बंधु को अपना बंधु बनाया था, वसु बंधु को अपना बंधु बनाया था, वसु बंधु को शरण दी थी। और दूसरा हरिसेन को शरण दी थी। वसु बंधु और हरिसेन को शरण दी थी। 2 बंदों को अपना बंधु बनाया था, वसु बंधु को अपना बंधु बनाया। और इसी वसु बंधु ने अभिधम कोश की रचना की थी, अभिधम कोश की रचना की थी। एक मौर्य काल में पढ़ कर आए थे, वो अभिधम पिटक था और ये अभिधम कोश। अभिधम पिटक जो थी वो तो मौर्य काल की रचना थी, लेकिन अभिधम कोश गुप्त काल की रचना थी। किसने की? वसु बंधु ने। हरिसेन जो था मित्रों, इस हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी संस्कृत भाषा में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा की चंपू शैली में, संस्कृत भाषा में चंपू शैली के अंदर, चंपू शैली, चंपू शैली यानी जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, इसे संस्कृत में चंपू शैली कहा जाता है। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना सम्राट अशोक, जो मौर्य काल का 3 नंबरी राजा था, सम्राट अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर, सम्राट अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख था, इसी कौशाम्बी अभिलेख के दूसरी साइड में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। यानी जो ये अशोक मौर्य राजा जो था, जो ईसा पूर्व का साम्राज्य था, उसका जो 3 नंबरी मौर्य राजा अशोक था, उसने कौशाम्बी में एक स्तंभ लेख लिखवाया था। और कौशाम्बी में जो स्तंभ लेख लिखवाया था मौर्य काल में अशोक ने, उसी कौशाम्बी के स्तंभ लेख की दूसरी साइड में प्रयाग प्रशस्ति की रचना कर दी हरिसेन ने। यानी पहले मौर्य काल में भी वो स्तंभ था और अब गुप्त काल में भी वो स्तंभ है, और आगे पढ़ेंगे मुगल काल में, मुगल काल के अंदर भी यही अशोक का कौशाम्बी का स्तंभ लेख आएगा। मैं थोड़ी बातें क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले अशोक ने कौशाम्बी का स्तंभ लेख लिखवाया, अभिलेख लिखवाया। फिर हरिसेन ने, जब गुप्त काल आया तो गुप्त काल में हरिसेन ने उसी अभिलेख पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना कर दी। और जब मुगल साम्राज्य आया तो मुगल साम्राज्य में जो 3 नंबरी राजा आया था अकबर, अकबर ने इसे कौशाम्बी से हटवाया, और कौशाम्बी से हटवा करके प्रयागराज या इलाहाबाद, वर्तमान में इसे प्रयागराज कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ ने नाम चेंज करके रख दिया, और पहले नाम था इलाहाबाद, यानी कहा जाता है प्रारंभ में प्रयागराज ही नाम था। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीने इलाही, तो इसी दीने इलाही के नाम पर नाम रख दिया इलाहाबाद। और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने नाम चेंज करके वापस रख दिया प्रयागराज। तो जब मुगल साम्राज्य आया तो मुगल साम्राज्य के राजा अकबर ने इसे कौशाम्बी से हटवाया और इलाहाबादी के अंदर रखवाया।
यानी वर्तमान में इलाहाबाद के दुर्ग के अंदर है। और इसमें एक साइड में अकबर ने बीरबल का लेख और एक साइड में जहांगीर का लेख लिखवा दिया। मतलब एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख जिससे हमें 3 साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। याद रहे, सबसे पहले अशोक ने कौशाम्बी का स्तंभ लेख लिखवाया। फिर जब गुप्त साम्राज्य आया तो गुप्त साम्राज्य में समुद्र गुप्त के दरबारी हरिसेन ने उसी कौशाम्बी के स्तंभ लेख पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और जब मुगल साम्राज्य आया तो 3 नंबरी मुगल राजा अकबर ने इसे कौशाम्बी से, इलाहाबाद और कौशाम्बी 8 किलोमीटर की दूरी है, कौशाम्बी से हटवाया और इलाहाबाद के दुर्ग में स्थापित करवाया। और इस पर एक साइड में जहांगीर और एक साइड में बीरबल का लेख लिखवा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्य काल के कौन से अभिलेख से मुगल साम्राज्य की जानकारी मिलती है, या मुगल साम्राज्य के कौन से अभिलेख से गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेख एक ही है मित्रों, कौशाम्बी का स्तंभ लेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख। तो ये था मित्रों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जब इतना विशाल साम्राज्य होगा तो किसी को भी शरण दे देगा। वसुबंधु और हरिसेन 2 बंधुओं को शरण दी और इसी वसुबंधु ने अभिधम कोश की रचना की थी। अभिधम कोश आपकी गुप्त कालीन रचना है, जबकि अभिधम पिटक मौर्य कालीन रचना। हरिसेन जो इसका दरबारी कवि था, हरिसेन, इसी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा के चंपू शैली में कर दी थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना अशोक के कौशाम्बी के स्तंभ लेख पर की थी, अशोक के कौशाम्बी के स्तंभ लेख पर रचना की थी। तो ये था मित्रों आपका राजा समुद्रगुप्त। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इससे पहले का जो मौर्य साम्राज्य का टॉपिक किया था, यदि वो किसी ने नहीं किया था, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।